सो हेलो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य हिंदी क्लास 12 का ऑफिशियल मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा, जिसकी बच्चों आपकी समय भी रहेगी 3 घंटे 15 मिनट। आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। इसमें कुछ नोट करने की बात यह है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है 2 खंडों में और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक रहता है। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, जिसमें आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिचंद जी, या फिर संपूर्णानंद जी, या फिर मोहन राकेश, या फिर रामकिशन दास। तो बच्चों आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संपूर्णानंद जी जो हैं वो आपके शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि लल्लू लाल की रचना है, यानी कि कौन सी रचना है जो लल्लू लाल जी की है। सुख सागर है, या फिर प्रेम सागर, या फिर परीक्षा गुरु है, या फिर रानी केत की कहानी है। तो बच्चों आपको बताना है कि लल्लू लाल की कौन सी रचना है। तो बच्चों प्रेम सागर जो रचना है वो आपकी लल्लू लाल की रचना है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा, इसमें बताया गया पर्दा कहानी के लेखक, यानी कि जो पर्दा कहानी है वो किसके द्वारा लिखित कहानी है। फर्स्ट दिया है प्रेमचंद जी द्वारा, या फिर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, या फिर अमरकांत जी द्वारा, या फिर यशपाल जी द्वारा। तो बच्चों आपको बताना है कि पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है। तो बच्चों पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? यशपाल जी हैं, वो पर्दा कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, यानी कि जो आवारा मसीहा रचना है उसके रचनाकार आपको बताना है। फर्स्ट दिया है विष्णु प्रभाकर जी, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर राव सत्यायन, या फिर रागे राघव। तो बच्चों आपको बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100%, जितना भी इसे हम दे लें तो कम ही है। तो बच्चों आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी जो हैं आपके आवारा मसीहा रचना के रचनाकार हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, यानी कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह जी, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या फिर हजार प्रसाद द्विवेदी जी। तो बच्चों आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक। तो बच्चों बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजार प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हजार प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि कामायनी किस युग की रचना है, यानी कि जो कामायनी रचना है वो किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की है, या फिर छायावाद युग की है, या फिर भारतेंद्र युग की है, या फिर प्रगतवाद युग की है। तो बच्चों आपको बताना है कि जो कामायनी रचना है वो आपकी किस युग की रचना है। तो बच्चों जो आपकी कामायनी रचना है वो आपकी छायावाद युग की रचना है। इसमें आपका तीसरा यानी कि दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काहे कंजूसी कर रहे हो, फटाक से लाइक वाला बटन दबा दो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट आपका दिया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रगतवाद युग के हैं, यानी कि कौन से कवि हैं जो प्रगतवाद युग के कवि हैं। फर्स्ट दिया है अग्रदास जी, या फिर तुलसीदास जी, या फिर नंददास जी, या फिर रामदास सिंह दिनकर जी। तो बच्चों आपको बताना है कि इन जो कवि हैं इनमें से प्रगतवाद युग की जो कवि हैं वो कौन है। तो बच्चों प्रगतवाद युग की जो कवि हैं वो बच्चों अग्रदास जी हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? अग्रदास जी हैं, वो आपके प्रगतवादी कवि हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो बच्चों आपको पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक को 100% तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको बताने कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है। तो बच्चों तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है। फर्स्ट दिया है प्रिय प्रवास, या फिर साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामायनी। तो बच्चों आपको बताना है कि द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है। तो बच्चों कामायनी जो रचना है वो आपकी द्विवेदी युग की नहीं है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास और साकेत, भारत भारती, ये बच्चों आपकी द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है अर्थशास्त्र के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है, यानी कि जो अर्थशास्त्र के कवि हैं उनका संबंध है जो भक्तिकाल की किस शाखा से है। राम भक्त शाखा से है, या फिर ज्ञानाश्रय शाखा से है, या फिर प्रेमाश्रय शाखा से, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। तो बच्चों आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के कवि का जो संबंध है वो भक्तिकाल की किस शाखा से है। तो बच्चों अर्थशास्त्र के जो कवि का संबंध है वो आपको कृष्ण भक्त शाखा से है।
और शाक्य कवियों का जो संबंध है वो कृष्णपक्ष शाखा से है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह के आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है तीसरे नंबर पर, जहाँ पर आपका सबसे पहले गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होता है, जो कि आपके 10 अंक के आते हैं। ठीक है, जो गद्यांश रहेगा यानी कि जो गद्य खंड से पैराग्राफ रहेगा, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं को पढ़कर आपको पैराग्राफ को अच्छी तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। पहला दिया है बच्चों की उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि ये जो पैराग्राफ है किस पाठ से लिया गया, इसके लेखकों ने, इसका बच्चों आपको संदर्भ लिखना है। नेक्स्ट दिया है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यानी कि धरती जो वसुंधरा कहलाती है वो क्यों कहलाती है। तो बच्चों यहाँ शुरू से दिया है कि धरती माता की कोख से जो अमूल निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वे वसुंधरा कहलाती है। तो आपको दूसरे नंबर पर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। फिर दिया है रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी, यानी कि जहाँ तक अंडरलाइन बच्चों दिख रही है वहाँ तक की आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। नेक्स्ट दिया है कि पृथ्वी की देह को किससे सजाया गया है, यानी कि पृथ्वी की देह को किससे सजाया गया। तो आपको बताना है, यहाँ से लिख देना है कि लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर जो अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यहाँ तक आपको लिख देना है चौथे नंबर पर। ठीक है, और पाँचवें नंबर पर दिया है कि भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि जब भावी आर्थिक अभ्युदय हो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर दिया है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। क्या है बच्चों, जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों बिल्कुल आपको पढ़कर घबराने की बात नहीं है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और लिख देना है। अगर आपको एक थोड़ा अटपटा लग रहा है तो अथवा में भी दिया होता है, आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा, यानी कि पहले हमको गद्यांश का संदर्भ, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर आपके 3 क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, जो कि आपको पढ़कर अच्छी तरीके से बता देने हैं। ठीक है, अब बात आती है चौथे नंबर पर, जहाँ पर आपको पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी कि जो आपका पद्य खंड से रहेगा, पहले आपको गद्य खंड से, फिर आपको पद्य खंड से मिलेगा। इसमें भी बच्चों आपके 10 अंक का पहुंचा जाता है। इसमें भी आपका सेम पैटर्न रहता है। सबसे पहले आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर बच्चों आपके 3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके पैराग्राफ से रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट आपका अथवा में भी दिया होता है, और जो बच्चों अथवा वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब जो व्याख्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद करना क्योंकि ये हर बार रिपीट होती रहती है। अब बात आती है जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर आपके 3 क्वेश्चन इसी जो व्याख्या होती है उसी से रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। फिर अब बात आती है 5 नंबर पर, जहाँ पर आपको किसी लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना होता है, यानी कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर अब्दुल कलाम जी का, या फिर बासुदेव अग्रवाल जी का। यानी कि 3 लेखक दिए हैं, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, जिसमें बच्चों आपको 5 नंबर मिलेंगे। और जो शब्द सीमा होनी चाहिए अधिकतम 80 शब्द होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। आपको जो मतलब जीवन परिचय लिखना है तो आपको नाम, उनकी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, प्रमुख रचना, वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। उसके नीचे बच्चों आपको अंडरलाइन कर देनी है, ताकि एग्जामिनर आपको देख सके कि बच्चे ने कैसा लिखा है। मेन पॉइंट एग्जामिनर चेक करता है, आपको घबराने की बात नहीं है। अब बात आती है किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए, यानी कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। तो किसी कवि का लिख देना है, मैथिलीशरण गुप्त जी का, या फिर सुमित्रानंद पंत जी का, या फिर रामदास दिनकर जी का। तो बच्चों किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब बात आती है 6 नंबर पर, जहाँ पर आपको कहानी मतलब जो है बहादुर और अथवा पंचलाट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना होता है। नीचे दिया है अथवा में ध्रुव यात्रा कहानी का कथावस्तु अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों आपको 100% बहादुर और पंचलाट कहानी याद कर लेनी है, ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे। अब बात आती है 7 नंबर पर, जहाँ पर आपको स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी प्रश्न का मतलब किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है, यानी कि जो आपने पढ़ा है खंड, जो आपके स्कूल में आपके टीचर ने बताया है, जो आपके ज़िले में आता है, वही आपको पढ़कर उत्तर देना है। यहाँ पर आपको 6 खंड पूछे जाएंगे, जो आपके ज़िले में आता है, जो आपके मतलब स्कूल में पढ़ाया गया है, उसी को पढ़कर आपको उत्तर देना है। अब बात आती है खंड खा की, जहाँ पर आपको लिखना होता है सबसे पहले संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि संदर्भ सहित
आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर आपके 2 पैराग्राफ रहेंगे संस्कृत से। तो बच्चों इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। यहाँ से आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छी से मतलब अच्छी तरीके से इन्हें तैयार कर लेना है। अब बात आती है यानी कि जो पद्यांश खंड रहता है यानी कि संस्कृत में, उसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी कि श्लोक जो होते हैं इनको भी बच्चों अथवा में भी दिया होता है, आपको किसी एक का करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। तो 7 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। अब बात आती है 9 नंबर पर, जहाँ पर बच्चों आपको मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में यानी कि प्रयोग करना है। तो बच्चों आपके 4 मुहावरे दिए हैं, किसी एक मुहावरे का आपको वाक्य लिखकर अपने शब्दों में प्रयोग करना है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बात आती है 10 नंबर पर, जहाँ पर आपको अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यानी कि ऐसा जो पैराग्राफ रहेगा जो आपने कभी पढ़ा ना होगा, ना कभी देखा होगा। जैसे बच्चों इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, बिल्कुल वैसा ही आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। 5 नंबर का बच्चों हिंदी में पूछा जाएगा। और बच्चों कहने की बात यह है कि इसमें अथवा में भी होता है, ठीक है, अथवा में भी होता है। इंग्लिश में आपका अथवा में चांस नहीं होता है, तो आप हिंदी में किसी एक को कर सकते हैं। इसमें बच्चों आपके जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें भी 3 हैं और 5 नंबर के बच्चों आपका जो अनसीन यानी कि अपठित पैराग्राफ आता है 1 नंबर के और 2-2 नंबर के, यानी कि 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है 11 नंबर पर, जहाँ पर आपको शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। यानी कि जो शब्द युग्म है यानी कि वसन और व्यासन। तो बच्चों वसन माने जो होता है वस्त्र होता है और व्यासन जो होता है आपकी वो आपकी आदत होती है। तो इसमें आपका वस्त्र और आदत जो कहाँ पर है यानी कि तीसरे नंबर पर। तो बच्चों इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। अब बात आती है दूसरे नंबर पर, जहाँ पर अम्बुज और अम्बुद बताया गया है। अम्बुज जो बच्चों होता है वो क्या होता है, अम्बुज जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चों अम्बुज जो होता है वो आपका कमल होता है। अम्बुज पंकज सरोज नीरज जो आपका कमल का पर्यायवाची होता है। और अम्बुद जो होता है बच्चों आपका बादल का होता है। तो इसमें भी आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कमल और बादल। अब बात आती है खा नंबर पर, जहाँ पर आपको मतलब किसी मतलब जो शब्द दिए हैं उसमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं यानी कि पर्यायवाची लिखने हैं। तो बच्चों 4 शब्द दिए हैं, किसी एक का पर्यायवाची लिख सकते हैं, नांग का भी लिख सकते हैं, विधि का लिख सकते हैं, पट का लिख सकते हैं, अंबर का लिख सकते हैं। किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची लिख देने हैं। नांग के लिख सकते हैं इजी है बच्चों, सर्प और नागेश्वर हो जाएगा। अंबर का लिख दें आसमान आकाश लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखना है। यानी कि ये आपका वाक्य है जैसे जो नेत्र के सामने हो, ये आपका वाक्यांश है। इसमें से आपके 4 विकल्प दिए हैं जिसमें आपको एक शब्द को चयन करके लिखना है। यानी कि जो नेत्र के सामने हो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे हम नेत्र सम्मुख कहेंगे। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। अब बात आती है दूसरे नंबर पर, जहाँ पर आपको जानने की इच्छा रखने वाला ये आपका वाक्य है। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक शब्द सही है। तो बच्चों जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो बच्चों जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम जिज्ञासु कहते हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। अब बात आती है घ नंबर पर, इसमें बच्चों आपको शुद्ध करके लिखने होते हैं। 2 आपके वाक्य होते हैं यानी कि 4 वाक्य होते हैं, किन्हीं 2 वाक्यों का आपको शुद्ध करके लिख देना है। 2 नंबर बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यानी कि थोड़ी सी मिस्टेक होती है, इधर उधर आपको पढ़कर अच्छी तरीके से लिख देना है। अब बात आती है 12 नंबर पर, जहाँ पर आपको रस छंद अलंकार जो कि बच्चों आपके हर बार रिपीट होते रहते हैं। यानी कि ये हर बार आपके रिपीट होते रहते हैं और इन्हें आप बच्चों मिस मत करना, इन्हें 100% तैयार करना है। बीरस हासरस का स्थायी भाव मतलब उदाहरण साथ आपको परिभाषा लिखनी है। श्लेष और उत्प्रेक्षालंकार का उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखनी है। दोहा और सरोटा छंद मात्रा सहित उदाहरण एवं परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है। और बच्चों ये 6 नंबर आपके ठोस होते हैं। अब बात आती है 13 नंबर पर, जहाँ पर आपको पत्र लिखना होता है यानी कि पत्र लेखन। यानी कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आपको लिखना होता है। अथवा में भी दिया होता है शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र। तो जो आपको इसका फार्मूला तैयार कर लेना है, बाकी आप अपने शब्दों में ही बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है 14 नंबर पर, जहाँ पर आपको किसी भी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना होता है। जैसे फर्स्ट दिया है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा दिया आतंकवाद और समस्या का समाधान, तीसरा दिया है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा दिया है विद्यार्थी और राजनीति और 5वां दिया है देश में समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो बच्चों आपको अपनी भाषा शैली में किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिख देना है, जो कि आपका 9 नंबर का रहेगा। और जो आपका पत्र रहेगा वो आपका 6 नंबर पर रहेगा। और जो बच्चों साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनका जो आपका पत्र रहता है वो आपका 8 नंबर का रहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।